आज हम लोग प्लेन की इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्लेन की इक्वेशंस क्या होती है, उसके डीआरएस क्या होता है, किस तरह का ज्योमेट्री बनती है, क्या क्या है, ये सब कुछ सीखेंगे। प्लेन के कितने फॉर्म होती हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन में कई सारे फॉर्म पढ़ाए गए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्टेड फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। इसी तरह से हम लोग प्लेन की इक्वेशन में भी सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्लेन होता है कैसा, उसकी इक्वेशन किस तरह के लुक वाइज होते हैं, फिर हम बात करेंगे प्लेन के बारे में। ये है प्लेन का डेफिनेशन, ए लीनियर रिलेशन इन एक्स कामा वाई कामा जेड, मतलब तीनों एक्सिस में लीनियर रिलेशन हो तो वो रिप्रेजेंट करेगा द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, प्लेन इन द सेंस किस तरह का होता है, फर्स्ट हम आपको ज्योमेट्रिकल समझना चाहते हैं। इट्स जस्ट लाइक ये पीस ऑफ द पेपर, जैसे मान लो पेपर में लिया है कोई, तो ये भी एक अपने आप एक प्लेन है। ठीक है, ये भी अपने आप में एक प्लेन है। शेप किसी भी शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल शेप ही हो, स्क्वायर शेप हो, क्यूबॉइड शेप, किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, एक टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, जैसे मान लो ये भी एक अपने आप में प्लेन है। तो प्लेन के लिए जरूरी नहीं है एकदम फॉर्मल हो, ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है, प्लेन का मतलब है। तो जो उसकी इक्वेशन होगी वो एक्स वाई जेड यानी तीनों एक्सिस के वेरिएबल में आपका लीनियर रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए, अगर फ्रंट से देखा जाए, सिर्फ आप फ्रंट से देखना, तो ये आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा सामने से, लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो प्लेन है। इसका मतलब जो लाइन की इक्वेशन हम लोग सीखते हैं स्ट्रेट लाइन में, होता वो भी प्लेन ही है, लेकिन उसे लाइन इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि वो 2D ज्योमेट्री होता है, क्योंकि उसमें दो एक्सिस होते हैं। लेकिन वास्तव में 3D में लाइन ये भी होता है, लेकिन शक्ल से प्लेनर होता है, यानी प्लेन होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब समझ में आया कि जो लाइन की इक्वेशन होता है वो सामने 3D होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, बट एक्चुअली वो प्लेन ही होता है, लेकिन 2D ज्योमेट्री कारण, क्योंकि उसमें दो एक्सिस होती हैं, इसलिए उसे हम नाम देते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन, और उसी को यहाँ पे हम नाम देंगे प्लेन। तो अब बात करते हैं, डेफिनेशन हो जाता है, अब बात करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन की। तो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है जनरल फॉर्म में, वो कुछ इस तरह का होता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस कैपिटल D इज इक्वल टू 0। ये है प्लेन की इक्वेशन। अब देख सकते हो एक्स वाई जेड में लीनियर रिलेशन है, मतलब पावर मैक्सिमम 1 है। तो इस तरह के इक्वेशंस का हम लोग 3D है, क्योंकि तीनों एक्सिस है, इसलिए हम 3D में प्लेन के फॉर्म में कहेंगे। इन केस जेड अगर 0 हो गया तो ध्यान देखो बच्चों, तो ये लाइन की इक्वेशन ही तो है, ax प्लस by प्लस d इक्वल टू 0। तो जो स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं वो जनरली एक्स वाई प्लेन पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन की क्वेश्चन है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा एक्सिस आ जा रहा है, इसी रीजन से वो एक 3D में प्लेन की इक्वेशन बोल रहे हैं। ध्यान रहे, इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, लीनियर होना चाहिए। जैसे मैं लिखूँ कुछ इस तरह का, मान ली लिखा है, तो ये प्लेन की इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 है, y का 2 है, z का 1, तो इसमें जो डिग्री है वो 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये प्लेन नहीं कहलाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग सरफेस बोलना स्टार्ट करते हैं, जो कि आप आज भी चल के एजुकेशन में सीखोगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये सब आगे बढ़ गया। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन है और एक स्फेयर की इक्वेशन है, जो कि हम लोग चैप्टर उसी स्फेयर की इक्वेशन से फिनिश करेंगे 3D ज्योमेट्री को। तो इसी के अकॉर्डिंग ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, तो x y z में लीनियर रिलेशन है। अब बात करते हैं कि अगर लीनियर रिलेशन है तो इसको देखकर हम क्या क्या कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें एक खास बात होगा कि DRS आपसे पूछा जाता है, DRS ऑफ प्लेन, DRS ऑफ प्लेन। तो ये DRS ऑफ प्लेन क्या होगा, DRS का या डिसिस का है। जैसे यहाँ पे ये है आपका प्लेन दिख रहा होगा, तो इसका जो DRS होता है, अगर आपको प्लेन की क्वेश्चन पता है तो उसमें DRS कैसे लिखेंगे,
जैसे आप बताओ लाइन की इक्वेशन में डी आर एस कैसे लिखते थे, उसके जो नीचे वाले टर्म्स होते हैं तीनों वो डी आर एस होता है। यहाँ पे क्या है, अगर आपको प्लेन की इक्वेशन दिया है तो उसकी जो डी आर एस लिखा जाएगा वो होगा एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होंगे वही डी आर एस कहलाएंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई कोफिशिएंट बी और जेड के कोफिशिएंट सी, इसे हम लोग मैथमेटिकली डी आर एस कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर होता है, क्योंकि डी आर एस का फुली फॉर्म होता है डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर होता है भाई, लाइन का डायरेक्शन तो उसी पर होता है, लाइन पे ही होता है, लेकिन प्लेन का डायरेक्शन किधर होता है। तो प्लेन का डायरेक्शन बच्चों इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं है कि एकदम बीच में ही हो, परपेंडिकुलर भी यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है इस पूरे प्लेन में। इट्स नॉट नेसेसरी दैट डी आर एस इज ऑन द मिडिल ऑफ प्लेन, मिड प्लेन के मिडिल में हो ऐसा कोई जो नहीं, यहाँ भी हो सकता है यहाँ। बस शर्त ये है, बस कंडीशन ये है, ये जो नॉर्मल लाइन्स है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो डी आर एस का मतलब क्या हुआ, डी आर एस उसे कहते हैं प्लेन का जो नॉर्मल होता है, ठीक है। यानी डी आर एस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, यानी जो प्लेन का डी आर एस होता है वो नॉर्मल के अलॉन्ग लाई करता है, या इस तरह का लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डी आर एस ऑफ नॉर्मल, सॉरी, डी आर एस ऑफ प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन, यानी किसी भी प्लेन का जो डी आर एस होता है वो नॉर्मल होता है उस प्लेन पे, ठीक है। नॉर्मल मतलब कुछ इस तरह का भी बनाना चाहूँगा ज्योमेट्री समझाने के लिए, तो आप इसके नीचे लिखना, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। सपोज दैट ये आपका है एक प्लेन, किसी भी शेप का हो सकता है, मैंने कहा ये प्लेन, इसका जो डी आर एस होगा वो ठीक इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, जिसके है डी आर एस, जिनके डी आर एस क्या है वो है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और ये हमेशा सरफेस यानी कि जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज, वही कहलाएगा उस प्लेन का डी आर एस, यानी कि नॉर्मल ऑफ द डी आर एस, ठीक है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोगों ने सीख लिया यही सब काम है, प्लेन दिया जाएगा, डी आर एस मिल जाएगा, इसी पे का एक बार आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगा, तो धीरे धीरे नए नए कॉन्सेप्ट बीच बीच में डेवलप होते रहेंगे, काम यही सब होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हम थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो तो जनरल पढ़ लिया गया था, ax प्लस बी वाई प्लस सी के 20, मतलब किसी भी प्लेन को सॉल्व करेंगे तो उस फॉर्म में दिखेगा तो वो प्लेन की इक्वेशन होगी। अब प्लेन की इक्वेशन निकालने कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो जिसमें से हम लोग पहला सीख रहे हैं कि एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन लेट करना या राइट करना या डायरेक्ट लिखना, जब उसकी दो चीज़ें पता हो, वो प्लेन एक पॉइंट से पास हो और उस प्लेन का डी आर एस पता हो, और डी आर एस बच्चा आपको पता होता है वो कहाँ होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, एंड हैविंग डी आर एस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पूरा लिख देना चाहिए मुझे लगता है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल लिख दो ज़्यादा बेटर है, नॉर्मल टू द प्लेन, ए बी सी, ए बी सी डेट। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा इसको फिल करते हैं, मैंने ज्योमेट्री से बताता हूँ। जैसे ये एक पॉइंट है x1 y1 z1 नाम का, तो ये पॉइंट किस पर है, प्लेन पे। अब डी आर एस किधर का है, वो नॉर्मल टू द प्लेन, ये अगर प्लेन है तो नॉर्मल कहाँ होगा, इधर होगा, तो नॉर्मल कहीं भी हो सकता है, हमने बताया था डी आर एस इधर जोड़ने के लिए मिड पे हो, नॉर्मल के लिए आप कहीं बना सकते हो इस तरह, बस वो परपेंडिकुलर हो प्लेन के, ठीक है। तो अगर ये प्लेन है तो ये इसका क्या होगा, डी आर एस, वो मैंने ज्योमेट्री से यहाँ दिखा दिया है, इसके जो डी आर एस है वो हमने दिया हुआ है आपको ए बी सी। तो देख सकते हो एक पॉइंट से पास हो रहा है और डी आर एस मालूम है,
तो इस केस में आपको प्लेन की इक्वेशन क्या लिखना चाहिए, देन प्लेन इज ए टाइम प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है, ये है DRS। अब इसके बीच में लिखा जाएगा x माइनस किस पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन, x1 y1 z1। तो x के बगल में x कोऑर्डिनेट, y के बगल में y कोऑर्डिनेट और z के बगल में z कोऑर्डिनेट। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है प्लेन की इक्वेशन में तब जब एक प्लेन एक पॉइंट से पास हो और उस प्लेन का DRS जो कि किधर लाई करता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, वो मालूम हो तो आप डायरेक्टली प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। इस प्लेन इक्वेशन में कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसमें d तो लिखा ही नहीं गया। तो बच्चों d यहाँ पे नहीं आता है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑटोमेटिक कांस्टेंट डेवलप होगा, वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक बेसिक क्वेश्चन लेकर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये है बेसिक एग्जांपल में लिया है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 2 - 3 4। तो सॉल्व पर थोड़ा डायग्राम बनाते रहे। ये एक प्लेन है, उसको क्वेश्चन में खुद कह दिया गया है कि ये एक पॉइंट से पास हो। सपोज दैट ये पॉइंट नंबर 3 पास होने वाला कोऑर्डिनेट है 2 - 3 4। पास होने मतलब होता है वो पॉइंट उस प्लेन पर ही। ठीक, तो आप बताओ प्लेन की इक्वेशन के लिए आपको दो चीज चाहिए कि वो प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है, पहला चीज। दूसरा उसका DRS क्या है, और ध्यान है DRS का डायरेक्शन किधर होता है, प्लेन का, उस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक, अब उसके लिए क्या कहा गया है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये जो दो पॉइंट आपको दिया गया है इसको ज्वाइन करते हैं तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये इस क्वेश्चन का कहना है, इस क्वेश्चन का ये कहना है कि भाई साहब जब आप ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो क्वेश्चन से अकॉर्डिंग ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ये ऐसा कह रहा है, मतलब ये कुछ 90 डिग्री का है। मतलब ये इनडायरेक्टली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में इस लाइन का जो DRS होगा वही प्लेन के DRS होंगे। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री वाला लाइन है इसलिए। ठीक है, यानी कि DRS ऑफ AB लाइन इज सेम एज DRS ऑफ प्लेन, DRS ऑफ प्लेन। ठीक, तो भाई DRS ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा, DRS ऑफ प्लेन प्रोपोर्शनल टू DRS ऑफ AB। दो पॉइंट का DRS निकालना आपको पता ही है, -1 -2 3 -1 एंड 4 -5। सॉल्व करेंगे बच्चों, दिया है -3 2 -1। देख सकते हो DRS आ गया, मतलब A B C की कोऑर्डिनेट्स, मतलब DRS आ गया A B C की वैल्यू। पॉइंट आपको पता है, प्लेन के DRS बच्चों आपको मिल गया -3 2 1, तो बस इक्वेशन आ जाएगा। सो गाइस इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हाट टू से, यहाँ पर जाएगा A B C। तो A टाइम्स x माइनस किससे पास हो रहा है, P से, प्लस B टाइम्स y माइनस एंड प्लस C टाइम्स Z -4, और C की प्लेस क्या बच्चों यहाँ पे -1, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करने से वो जो D वाला आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो इसी के अंदर आ जाता है। देखते हैं कैसे, ये होगा -3x + 6 2y प्लस 2 3 6 एंड -z + 4। ये हो जाएगा -3x + 2y -z एंड 6 + 12 एंड 12 4 + 18, सॉरी 12 + 4 16। तो ये हमारे सवाल का फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हो जनरल फॉर्म में बन चुका है ax + by + cz + d = 0। तो जो फॉर्मूला हम सीख रहे थे उस फॉर्मूले में d इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि वो सोल्यूशन में आता है अपने से। ठीक है, तो ये तरीके से हम लोगों ने प्लेन इक्वेशन सॉल्व कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं नए क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन क्या है पहले सुन लो। हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में देखा कि किसी भी पॉइंट का किसी लाइन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। इसी तरह से हम लोग
प्लेन के रिस्पेक्ट में पॉइंट का रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, पॉइंट का रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं प्लेन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 01 माइनस 2 इन द प्लेन। इस प्लेन के रिस्पेक्ट में आपको इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है। रिफ्लेक्शन का मतलब आपको पढ़ाया गया है स्ट्रेट लाइन में भी, और मैं यहाँ पर भी बताऊँगा कैसे होता है। आइए देखते हैं। तो आपको पता है प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज दैट 0 1 माइनस 2, तो उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज बनता है। और ध्यान दें, इमेज बनने से पहले आपको ये चीज़ श्योर होना चाहिए कि वो इमेज प्लेन पे 90 डिग्री होते हुए ही बनेगा। ये फिजिक्स का रूल है, मैथ का नहीं, फिजिक्स ने बताया, मैं उसका काम कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज, वो मिरर से परपेंडिकुलर ज्वाइन करके ही बनता है। ठीक है, ओके, ये रहा आपका प्लेन की इक्वेशन। तो अगर इसे हम पॉइंट ए बोल दें और इसे पॉइंट बी बोल दें, तो बी वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो इमेज कहलाएगा, यानी कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो जो बी होगा किस पॉइंट का रिफ्लेक्शन होगा, किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में, यानी कि मिरर का काम यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन कर रहा है। ठीक है, और ध्यान दें यहाँ पे जो P होगा, ये जो P है इंटरसेक्शन विद द लाइन AP एंड प्लेन, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उस प्लेन का उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज बनता है। मीन्स व्हाट इज इट, P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट। इमेज बनने के लिए ये खासियत होना चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, तभी इमेज बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब भी इमेज से रिलेटेड सवाल हो, खास तौर पे प्लेन के केस में, तो इसका तरीका समझ लो ज़्यादा बेटर है। हालांकि एक मेथड भी है, उससे भी आंसर आएगा, नो डाउट। तो हम पहले मेथड बता देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला बता देंगे। ठीक है, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला आपको स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ाया जाता है। आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे, पहला काम होगा इस लाइन की इक्वेशन निकालना। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, जिस पॉइंट का रिफ्लेक्शन है ना, जिसका भी है, तो ये ए बी का मिलेगा। तो बताओ ए बी लाइन की इक्वेशंस के लिए, चाहे ए पी लाइन बोले चाहे बी बी लाइन, सब बात एक ही है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो किसी का भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लाइन की इक्वेशंस के लिए आपको पॉइंट तो मिल गया, अब अपने को डीआरएस चाहिए। और क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर होता है फॉर इमेज, तो आप बताओ क्या जो डीआरएस प्लेन का होगा, क्या बच्चों वही डीआरएस आपके लाइन का भी होगा? जो डीआरएस प्लेन का होगा वही इसका भी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है वो प्लेन पे कैसे परपेंडिकुलर तो है, इसीलिए डीआरएस 1 1 माइनस 2 इस लाइन का भी होगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, x माइनस 0 पॉइंट पता है, डीआरएस पता है, अपॉन 1 y माइनस 1 अपॉन 1 एंड z प्लस 2 अपॉन माइनस 2। ठीक, ये रहा लाइन की इक्वेशन, ये रहता है इसका पहला स्टेप फर्स्ट। उसके बाद इस लाइन की इक्वल टू लैम्डा लेट कर लो। आपको याद हो बच्चों, हमने लाइन का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन निकालना सिखाया है। आई रिपीट, लाइन का प्लेन के इंटरसेक्शन हमने सिखाया है सेकेंड लेक्चर के लास्ट में। ठीक है, जिसमें एक सवाल आपको मैंने होमवर्क के तौर पे भी दिया था, उसका ठीक प्रीवियस वाला क्वेश्चन। तो अब इसके इक्वल टू में लैम्डा है, तो आप बताओ कोऑर्डिनेट कैसे लेट करेंगे पी के, तो हो जाएगा लैम्डा कामा लैम्डा प्लस 1 कामा माइनस 2 लैम्डा माइनस तक। ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो यानी कि ये जो पी पॉइंट है हमने कंसीडर किया लाइन पे, तो लाइन पे तो यार यहाँ भी कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन मुझे अगर पी वाला ही पॉइंट चाहिए तो ये पी को किस पर भी होना पड़ेगा, प्लेन पे। कह सकते हैं पी लाइन ऑन प्लेन। इसको प्लेन पे अगर लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन के हिसाब से x प्लस वाई माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x के प्लेस पे लैम्डा, y प्लेस पे लैम्डा प्लस 1 एंड z के प्लेस पे स्टूडेंट आ जाएगा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0।
एक्स वाई जेड के प्लेस पे सब्सिट्यूट करा दिया। आइए देखते हैं इसके कैलकुलेशन में क्या क्या होता है। तो लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 ये हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 से 1 खत्म एंड 4 प्लस 2 6 लैम्डा माइनस 4 चला जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करने से -2/3 आ जाएगा। ठीक, -2/3 आ गया। इसलिए हम बात करें जो p के कोऑर्डिनेट क्या है, यानी कि ये इंटरसेक्ट कहाँ करता है। तो लैम्डा की जगह पे आपको -2/3 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके दिखा देता हूँ। तो p आ जाएगा -2/3 -2/3 +1 -2 लैम्डा -2/3 -2 आफ्टर कैलकुलेशन -2/3 ये आ जाएगा सॉल्व करने से 1/3। ये आएगा आपको जो 4/3 -6 सो -6 -4 -2/3। ठीक है, तो ये p के कोऑर्डिनेट हमारा आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि इमेज के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे जो हमसे पूछा गया। आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं इस सवाल में इमेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जो आपको पता है कि जो p होगा वो मिड पॉइंट होगा AB का। इमेज बनने की कंडीशन यही होता है कि जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का हो उतना डिस्टेंस पीछे इमेज से भी होना ही चाहिए, तभी इमेज बनेगी। तो अगर हम लोग b के कोऑर्डिनेट्स कुछ लेट कर लें, सपोज दैट अल्फा बीटा गामा मान लो, या p q r लैम्डा बीटा x1 y1 z1 जो मानना है। तो आप बताओ p इज द मिड पॉइंट, तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? अल्फा प्लस किसका मिड पॉइंट है भाई? a और b का। तो अल्फा प्लस 0 मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता ही है, एंड बीटा प्लस 1/2 एंड गामा -2/2। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट आपके कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। सो पॉइंट P विल बी सेम। क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, ठीक है, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल हो जाएगा एंड z कोऑर्डिनेट z के इक्वल। बच्चों यहाँ से करस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा गामा सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ से -4/3, बीटा की वैल्यू यहाँ से आएगा 2/3 -1 सॉल्व करेंगे तो -1/3 आएगा, एंड गामा के अकॉर्डिंग ये बच्चों आएगा -4/3 प्लस का 2 6 -4 यानी कि 2/3। ठीक, तो हमने अल्फा बीटा गामा तीनों वेरिएबल्स हमने फाइंड आउट कर लिया, और इमेज के कोऑर्डिनेट हमने अल्फा बीटा गामा बोला था। तो क्योंकि अल्फा बीटा गामा आ चुका है तो हम लोग अब इसकी जगह पे कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। यानी पहला आ जाएगा -4/3, सेकंड आ जाएगा -1/3, लास्ट आ जाएगा जो 2/3। तो यही हमसे पूछा गया था कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स जाएंगे -4/3 -1/3 लास्ट थिंग्स 2/3। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, फिलहाल मेरी तरफ से सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल में फिनिश होता है, नोट कर लो। तो अब हम बात करते हैं पिछले क्वेश्चंस के मेथड से तो सॉल्व कर लिया, लेकिन अब डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे लगाएंगे। कई बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया गया है, तो कई बार ये बेनिफिट भी होता है, टाइम बचाता है। ठीक है, अगर नहीं सोच पाते हो तो। लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले आपको कई सारे बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि कब लगेगा, क्या क्या सिचुएशन है। तो ये है आपका वो पॉइंट जिसका रिफ्लेक्शन निकालना है इस लाइन को मिरर मानते हुए। ठीक है, तो मैंने सीधे सिर्फ काम के बाद लिखा है फाइंड रिफ्लेक्शन। तो अंडरस्टैंड बच्चों, ये जो P होगा वो AB का मिड पॉइंट होगा, जैसा अभी सवाल में हमने किया, और 90 डिग्री भी होना चाहिए क्योंकि इमेज से 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, तो आपको जो रिफ्लेक्शन बताना है यानी कि B के कोऑर्डिनेट वो कैसे फाइंड करें। तो रिफ्लेक्शन के लिए कोऑर्डिनेट यहाँ लेट कर लेता हूँ x2 y2 z2। ठीक है, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा रिफ्लेक्शन। सपोज दैट रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 लेट कर लिया है। आप अल्फा बीटा गामा भी लेट कर सकते हो, सब कुछ आपकी इच्छा है। हालांकि मैंने पिछले क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा माना, चाहो तो आप वही मान लो, कोई दिक्कत नहीं हुई।
अल्फा बीटा एंड गामा मान ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चाहे यहाँ पे x1 x2 y2 z2 मान लो, चाहे p q r मान लो, जो भी मानना मान लो, कुछ नया वेरिएबल्स, ऐसा वेरिएबल जो क्वेश्चन में कहीं दिखे भी ना, ध्यान रखें। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है फॉर फाइंडिंग रिफ्लेक्शन, यानी हम चाहते हैं कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैसे आएगा। तो उसके लिए तरीका क्या है, तो देखो इमेज के x में से ऑब्जेक्ट के x को सब्ट्रैक्ट करना है। आई रिपीट, इमेज बोले तो रिफ्लेक्शन वाला, x में से ऑब्जेक्ट के x को सब्ट्रैक्ट करना है। ये आ जाएगा अल्फा माइनस x1 अपॉन, एंड सेकेंड केस हो जाएगा बीटा माइनस y1, एंड लास्ट हो जाएगा गामा माइनस z1, ठीक है। इमेज में से ऑब्जेक्ट, आई रिपीट, इमेज में से ऑब्जेक्ट, चलो ये हो गया। इसके डिवाइड में इनके नीचे कुछ लिखा जाता है, वो डिसाइड करता है प्लेन की इक्वेशन। तो प्लेन की इक्वेशन में ये, और ध्यान रहे प्लेन की इक्वेशन में राइट हैंड साइड जीरो ही होना चाहिए। अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहते हो तो जीरो बन गया है। तो जो x वाला है, ये तो x वाला था, x में से इस वाले x को घटाया, तो इसके नीचे आएगा प्लेन में x के कोफिशिएंट बोले तो a, y वाले में y कोफिशिएंट बोले तो b, एंड z वाले में z कोफिशिएंट बोले तो c इज इक्वल टू -2। ये -2 हमेशा रहेगा फॉर्मूले में। फिर क्या लिखें, इस ऑब्जेक्ट को जिसका आप इमेज निकालने जा रहे हो, तो हम लोग इसका इमेज निकालें, तो इसको आपको कर्व में सब्स्टिट्यूट कर देना है, मतलब प्लेन कितना हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d एंड डिवाइडेड बाय x y z के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। सिर्फ होल स्क्वायर करना है, ध्यान रहे रूट नहीं लगाने कहीं भी, सिर्फ होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये जो बना है आपका, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया किसका, रिफ्लेक्शन फाइंड करने का। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे आएगा 2 1 0, सपोज दैट यहाँ लिखा है 3x माइनस 2y प्लस जेड माइनस 5 = 0। तो जब पॉइंट्स को यहाँ रखेंगे तो ये एक नंबर बनेगा, ये भी नंबर है, इधर कोई ना कोई नंबर बनेगा। तो एक बार इसके इक्वल टू इसको सॉल्व कर लेना, अल्फा आ जाएगा, इसके इक्वल टू इसको सॉल्व कर लेना, बीटा आ जाएगा, फिर इसके इक्वल टू इसको सॉल्व कर लेना, गामा आ जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को यूज करो और देखो आंसर मैच करेगा, और करेगा ही करेगा 100%, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है। प्लेन के कई सारे डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन में लाइंस के कई सारे फॉर्म होते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, नॉर्मल फॉर्म, इस तरह से कई सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है। प्लेन में भी इसी तरह से फॉर्म होते हैं, बट जो ज़्यादा पॉपुलर है वही वाला पढ़ने तो बहुत है, हालांकि जितना पढ़ाया जाएगा उतने ही पे ही सवाल लग जाएंगे, आपके सारे सवाल लग जाएंगे ईच क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे कहा गया है पहला जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म हमने आपको आज के लेक्चर में प्लेन के केस में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वही बताया गया था, और इसी को हम लोग जनरल फॉर्म बोलते हैं। और x, y, z के जो कोफिशिएंट होते हैं ये इस प्लेन का DRS होता है, जिसका डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये तो आपको पहले से पता है, इसलिए मैंने इसमें कोई खास बात बोला नहीं है। अब बात करते हैं इंटरसेप्टेड फॉर्म, ये अपने को समझना है, ठीक है। जैसे लाइन पढ़ते थे तो इंटरसेप्टेड फॉर्म लाइन के फॉर्म में था, अब यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसा होता है आइए देखते हैं। तो इसका जो इक्वेशन होता है इट्स रिप्रेजेंटेड बाय x/a प्लस y/b। आपको याद होगा कि ये जो लिखा है ये स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्टेड फॉर्म के लाइन की इक्वेशन है, बस इसमें एक आपको नया एक्सेस यूज कर लेना है z वाला। तो ये जो बन जाएगा ये प्लेन की इक्वेशन हो जाएगा। ध्यान रहो प्लेन इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि लीनियर रिलेशन है एक्स वाई जेड में। प्लेन की इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है कि लीनियर रिलेशन एक्स वाई जेड में होता है कोई भी चीज़ तो वो प्लेन की इक्वेशन होती है, ठीक है। वेयर, अब इसमें आपको 3 नए नंबर दिख रहे हैं ए, बी एंड सी। ये क्या है जो एक्स के नीचे लिखा है, वाई के नीचे और जेड के नीचे। तो पहले हम एक ज्योमेट्री बनाते हैं इस बात को समझने के लिए। तो सपोज दैट दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जो तीसरा है जेड एक्सिस उसको मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ, और ये जेड एक्सिस आपका प्लेन के बाहर इस तरह का, पता ही होगा। तो ये जो प्लेन है मैंने कुछ ऐसे रैंडम अगर बना दूं, सपोज दैट लाइक दिस, ठीक है, ये कोई प्लेन है जिसकी इक्वेशन ये है, और ये सबको पता है ओरिजिन है। ध्यान है ओरिजिन प्लेन पर नहीं है,
ये पीछे बॉक्स टाइप का बना होगा इस तरह का, ठीक है। तो ये ओरिजिन प्लेन जहां दिख रहा है उसके पीछे है, मतलब लाई नहीं कर रहा है प्लेन पे, ध्यान दें। अब क्या करें, तो ये जो ए है वो एक्स एक्सिस पे प्लेन से जब पहली बार मिलेगा तो वहां के डिस्टेंस को ए कहा है। मतलब क्या कि जो ए है उसे कहेंगे एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। और ध्यान रहे कोई भी इंटरसेप्ट हमेशा ओरिजिन से ही मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट बोलेंगे। बी तो आपको ओरिजिन से वाई एक्सिस पे भी चलना है क्योंकि यहाँ वाई कोऑर्डिनेट है। तो x के नीचे वाला x एक्सिस इंटरसेप्ट रटने का आसान तरीका, y के नीचे वाला y एक्सिस इंटरसेप्ट और z के नीचे वाला z एक्सिस इंटरसेप्ट। तो कई बार आपसे कोऑर्डिनेट भी पूछता है, मतलब ये पूछ सकता है कि x एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट करेगा, यानी कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट, y एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट करेगा यानी कि b का, और z एक्सिस कहाँ करेगा यानी कि c का। तो a का तो बहुत आसान है, तो ये a डिस्टेंस पे तो a कामा 0 0, ये b पे है तो ये हो जाएगा 0 कामा b कामा 0 क्योंकि y कोऑर्डिनेट भी है, और ये b y एक्सिस पे है तो आपको पता है कि x और z 0 होता है, ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था। और सिमिलरली c कोऑर्डिनेट के हिसाब से 0 0 एंड c, c कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है c कोऑर्डिनेट का वो है 0 0 c। अच्छा, तो ये इसकी पूरी डाटा यहाँ पे हमने निकाल के रख दिया है। और ध्यान रहे इंटरसेप्ट बोलने से पहले आप श्योर हो जाना कि बीच में प्लस ही हो। अगर कहीं पे माइनस दिखा तो उस माइनस को हम कांस्टेंट के नीचे ला देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है सपोज दैट समथिंग इस तरह का, तो थ्योरी में तो हम प्लस पढ़ा रहे हैं, तो इस माइनस को हम नीचे दे देंगे और इसे बना देंगे प्लस। पहली बात कि बीच में प्लस होने चाहिए और इक्वल टू ऑलवेज 1 होना चाहिए। तो अगर इस तरह से अरेंजमेंट है तो x के नीचे वाला x एक्सिस इंटरसेप्ट, y के नीचे वाला y और z के नीचे वाला z। ठीक स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा 2 स्टेप खत्म होता है, नोट कर लो। तो चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन दिस एंड कट a कामा b कामा c, यानी इसके जो इंटरसेप्ट वो फाइंड करने हैं। अगर ये प्लेन a b c पे कट कर दे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो ABC वाला है उसका जो ट्रायंगल बनेगा उसके सेंट्रोइड भी बताने, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा है पहले समझते हैं। तो यहाँ लिखा है 2x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 6। आप देख सकते हो यहाँ लिखा है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वर्ड से तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इस प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 1 होना चाहिए, फॉर्मूले में 1 था तो पहले 6 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों 2x अपॉन 6 माइनस 4y अपॉन 6 एंड 3z अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6। तो 6 से डिवाइड कर देते 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 3 माइनस 6 अपॉन 4 प्लस z 6 अपॉन 3। अगर मैं चाहूँ तो पूरा लिख सकता हूँ, ये कैंसिल करने से 3 आ जाएगा, ये कैंसिल करने से 3/2, ये कैंसिल करेंगे तो z/2 इज इक्वल टू 1। गाइस देखो बीच में एक जगह माइनस फंस रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे इस तरह से अरेंज कर लेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरसेप्ट बताओ, तो इंटरसेप्ट का मतलब होगा कि x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस वाला। तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे x एक्सिस इंटरसेप्ट कितना होगा, इंटरसेप्ट तो वो हो जाएगा 3, y एक्सिस इंटरसेप्ट पूछा जाए तो वो हो जाएगा -3/2, और z एक्सिस इंटरसेप्ट पूछा जाए तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2। तो ये 3 आंसर तो इस बात का हो गया कि आपसे इंटरसेप्ट पूछा गया है। फिलहाल हमने ये भी पूछा है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेप्ट कहाँ करता है, ABC पे। तो कैपिटल A कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा, क्योंकि कैपिटल A वाला x एक्सिस करस्पॉन्डिंग है तो उसके कोऑर्डिनेट होते थे a, 0 0, तो a की प्लेस पे 3 है, एंड b की प्लेस पे 0 b 0, और b होता है y एक्सिस इंटरसेप्ट, वो कितना है -3/2, 0, एंड c कोऑर्डिनेट से z एक्सिस, तो z वाला है 2। तो अगर एक रैंडम डायग्राम की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू
सिचुएशन, तो ये कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। ये जहाँ जहाँ कट करते हैं इनको बोला गया ए, बी एंड सी, ठीक। तो ए कोऑर्डिनेट आपको पता है 3 0 0, बी कोऑर्डिनेट पता बच्चों 0 -3/2 कामा 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 एंड 2, ठीक है। अब क्या करें, ए बी सी ये जो तीन केस है इसको जब ज्वाइन करते एक ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल बन गया तो आपसे तो कुछ भी पूछ सकता है। फिलहाल मैंने आपसे एक चीज पूछा है, सिंपल सा सेंट्रॉइड। अब देखो यार, इसका y कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो मैं इसको y डैश बोल देना चाहता हूँ। रीजन क्या है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट निगेटिव तो निगेटिव एक्सिस में होता है ना, तो वो तो बना के दिखा नहीं सकते, इसलिए इसी वाले को हमने y डैश बोल दिया, ठीक है। तो सेंट्रॉइड पूछा है तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बच्चों आपको याद है, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, तो 3 + 0 0/3, y हो जाएगा 0 -3/2 + 0/3 एंड z हो जाएगा 0 + 0 + 2/3। आफ्टर कैलकुलेशन ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा 2/3। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर यहाँ पे है जो कि आपसे पूछा गया था इंटरसेप्ट, ठीक है, नोट कर लो। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपने स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हो, जस्ट सब कुछ सिमिलर है, ठीक है, प्लेन में भी। तो देखा जाए थ्योरम क्या लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 z1। तो आपको पॉइंट दे दिया गया है x1 y1 z1 और ये है प्लेन की इक्वेशन यहाँ पे, और आपसे पूछा गया कि इस पॉइंट का अगर प्लेन से डिस्टेंस निकाला जाए तो ध्यान रहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो वो क्या आएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखने का सबसे आसान तरीका है कि जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो उस पॉइंट को प्लेन में सीधे सीधे रख दो। ये हो जाएगा ax1 + by1 + cz1। x के प्लेस पे x1 रख रहे हैं, y के प्लेस पे y1 एंड z के प्लेस पे z1 एंड देन कांस्टेंट टर्म d। और इस पूरे का मॉड, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए ऊपर मॉड लग जाता है एंड होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट प्लेन की इक्वेशन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लेन की इक्वेशन में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड z के कोफिशिएंट का स्क्वायर दिस। तो यही डायरेक्ट फॉर्मूला है। पिक्चराइज की अगर बात करें तो ये लेंथ हमने PA की इक्वल लिखा है, ठीक है, यानी एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो गया, अच्छी बात है। और एक स्पेशल केस होता है कि अगर ये ओरिजिन हो गया तो ओरिजिन भी तो एक पॉइंट ही होता है ना, तो 0 0 0 d, तो फॉर्मूला हो जाता है ऊपर मॉड d अपॉन दिस। तो उसके लिए कोई स्पेशली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन एक बेस फॉर्मूला लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1 0 2 एंड द प्लेन। आपको प्लेन की क्वेश्चन दिया है, पॉइंट दिया गया है और पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस पूछ रहा है। ये रहा पॉइंट, सपोज दैट -1 0 2, ये रहा प्लेन। डिस्टेंस का मतलब ही होगा यहाँ पे अंडरस्टूड है परपेंडिकुलर, हालांकि मैंने क्वेश्चन में बोल दिया है, यानी कि हम आपसे चाहते हैं पी ए डिस्टेंस के लेंथ कितना होगा। तो डायरेक्ट फॉर्म लगाते हैं। तो पी ए इज इक्वल टू मॉड डिवाइड बाई उस पॉइंट को प्लेन में रख देना, तो 2 × -1, y की जगह 0 एंड सॉरी यहाँ पे z है, z के प्लेस पे 2 एंड +10 एंड होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट। नीचे क्या आता है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड y के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड z के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। ध्यान रहे कोफिशिएंट का होल स्क्वायर नीचे लिखते हैं। ओके, पी ए सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 + 8 + 10। ये सॉल्व करेंगे तो 4 9 16। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 6 + 10 16 एंड डिवाइड बाई √29। तो ये हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला एक पॉइंट का एक प्लेन से, ठीक है। ये रहा प्लेन और ये रहा पॉइंट। स्टूडेंट, तो इस तरह सवाल आते हैं। मान लो यही सवाल ओरिजिन से पूछता, ओरिजिन से बोलता, मतलब 0 0 0, तो बस क्या होता,
यहाँ पे 0 0 0 रखते तो सिर्फ ऊपर बचता 10 और नीचे वाला पैटर्न तो सेम ही होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से एक सवाल भी खत्म होता है, नोट कर लो। तो चलो स्टूडेंट सवाल स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस तरह के सवाल रिपीट भी किया है कई बार एग्जाम में प्रीवियस 2 and 3 ईयर्स। ठीक है, एक एक वर्ड समझते हैं, फिर बाद में हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखा गया कि एक वेरिएबल प्लेन है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, एक कोई प्लेन है जिसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट्स दिया है। तो ऐसे रैंडम डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये प्लेन है और एक स्पेशल पॉइंट है ओरिजिन 0,0 नाम से, उसका इस प्लेन से जो डिस्टेंस है इसे कहा गया है कि ये डिस्टेंस आपका 1 यूनिट का है। ये बोला गया है, पढ़ लो आप। यानी आपको जो लैंग्वेज में गिवन है वो OA इज इक्वल टू 1 है। लेकिन यह डिस्टेंस फॉर्मूला तभी तो यूज हो पाएगा ना जब प्लेन की इक्वेशन भी पता होगा। और गाइस यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन नहीं मालूम है, तो क्या करें? अब अपनी इच्छा अनुसार आप प्लेन किसी भी तरह का लेट कर सकते हो। ये सब कुछ आपकी इच्छा है, किसी भी तरह का, चाहे जनरल फॉर्म लेट कर लो प्लेन, चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म लेट कर लो। यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म लेट करना मुझे लगता है ज़्यादा सही है। रीजंस क्या है? इसमें कहा गया है कि ये जो वेरिएबल प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सेस को कट करता है, कट द कोऑर्डिनेट एक्सेस PQR। तो जब भी एक कोऑर्डिनेट एक्सेस वर्ड यूज जब भी आए तो जनरली ये दिमाग में रख लो कि इंटरसेप्ट फॉर्म लेट करना आसान होता है। ठीक है, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे लेट करोगे तो PQR के कोऑर्डिनेट डायरेक्टली x के नीचे वाले देख देख कर आप बता सकते हो। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म अगर हम लेट करें तो कोई बुराई नहीं है। आप चाहो तो जनरल फॉर्म भी लेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जनरल फॉर्म जब लेट करोगे तो PQ निकालने के लिए आपको x एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा, y इंटरसेप्ट एंड z। तो लेट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन मैं ये लेट कर लेता हूँ। इससे फायदा क्या होगा? इससे दो फायदा है। अब ये जो प्लेन है इनका कहना है कि ये x एक्सिस को कट करता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है x y z। x एक्सिस को P पे, y एक्सिस को Q पे एंड z एक्सिस को R पे। तो बच्चों आपको पता ही है डायग्राम के हिसाब से। तो ये रैंडम डायग्राम हमने बनाया था आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि OA की वैल्यू 1 दिया है। मैं इसको मिटा सकता हूँ लेकिन आपकी कॉपी में ये डायग्राम होना चाहिए। अब मैं एक फ्रेश डायग्राम बनाता हूँ जिससे कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, और पिछला डायग्राम जो भी मिटाया हूँ उसको भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो ये कोई प्लेन है A B एंड C। ठीक है, A B एंड C। क्या करें बच्चों? ये रहा इसका ओरिजिन वाला पार्ट। ठीक है, अब बताओ ओरिजिन से फिलहाल हमें यहाँ पे PQR लिखना है। रीजंस क्या है? क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को PQR पे कट करता है। तो हमने मान लिया कि P वाला x एक्सिस पे, Q वाला y एक्सिस पे एंड Z वाला R एक्सिस। ठीक है, यानी जो R कोऑर्डिनेट है वो Z एक्सिस पे। तो ये ओरिजिन का प्लेन से डिस्टेंस। अब शायद आपको लग रहा है कि ओरिजिन तो प्लेन पे ही लाई कर रहा तो 1 यूनिट कैसे हुआ? तो ये आपको फ्रंट से दिख रहा है। ये जो आपका ट्रायंगल शेप दिख रहा है ये प्लेन के बाहर है, कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये प्लेन बाहर है और ये तीनों एक्सिस पे। ठीक स्टूडेंट, तो वो 1 यूनिट है, इसलिए मैंने उसके लिए अलग डायग्राम बनाया था ताकि आसानी समझ में आ सके। अब कहा गया है कि ये PQR का जो सेंट्रॉयड है उसे D नाम से कहा गया है। तो इसी में कहीं ना कहीं होगा, मैं उसके लिए बाद में डायग्राम बना लूंगा। ठीक है, तो आप बताओ P कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो P के लिए आपको पता है x एक्सिस पे है तो A,0 0। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? y एक्सिस पे है तो 0 B 0 एंड R के जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों 0 0 C। अब अपने तरफ से हमने एक वेरिएबल लेट किया है जिसका नाम है A B C। तो 3 तरह के वेरिएबल्स यहाँ पे हैं। अब इस ABC को निकालने के चक्कर में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप बताओ सेंट्रॉयड कितना हो जाएगा ट्रायंगल PQR का? सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल PQR जिसको हम लोग शॉर्टकट में G से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आसान है, A + 0 + 0 डिवाइड बाई 3 सॉल्व करेंगे तो आएगा A/3। 0 + B + 0 दिया जाएगा B/3 एंड 0 + 0 + C तो C/3।
नीचे 3 इसलिए क्योंकि फार्मूला में 3 नीचे हमेशा होता है सेंट्रोइड के समय। और याद करो आपको सेंट्रोइड पहले से ही दिया है, किस नाम से? उस सेंट्रोइड को क्वेश्चन में डी बोला गया है, पढ़ो यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रोइड में यहाँ पे डी कहा गया है। अब क्योंकि ये डी है तो आपको पता होगा यहाँ पे कि दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे, तो जब दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 एंड z1। सो हियर पॉइंट डी विल बी सेम। दो पॉइंट सेम कब होते हैं भाई? जब x कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो, बोले तो a/3 इक्वल टू x1, b/3 इक्वल टू y1 एंड c/3 इज इक्वल टू z1। तो यहाँ से बारी बारी से a की वैल्यू आ जाएगा 3x1, b सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3y1 एंड c सॉल्व करेंगे तो आएगा 3z1। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं अभी यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो इतना हो गया। तो हमने सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। अभी तक एक चीज यूज हुआ है, वो है ओरिजिन से डिस्टेंस। डायग्राम में तो बना के दिखा दिया था लेकिन यूज नहीं किया था कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते बच्चों यहाँ पे ओरिजिन से डिस्टेंस प्लेन का 1 यूनिट्स। तो आपने जो इसके पहला डायग्राम बनाया था कॉपी में देखो, OA का लेंथ 1 है और ये है प्लेन की इक्वेशन हमने लेट किया था। तो OA डिस्टेंस कितना होगा? तो O का मतलब ओरिजिन से है तो 0 0 0, ये सब मिलाकर 0 हो जाएगा एंड दिस इज -1 डिवाइड बाय। अब देखो यहाँ पे कई सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमने बताया था तो कुछ लोग को लगता है कि यहाँ पे a² + b² c², नहीं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है। तो जैसे x/a को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? x/a को तो ये लिखा जा सकता है ना 1/a × x। तो x के कोफिशिएंट की बात करें तो वो 1/a है, तो इसलिए यहाँ पे 1/a का होल स्क्वायर आएगा एंड 1/b का एंड लास्ट थिंग्स 1/c का, ठीक है। और ये यूनिट्स आपको दिया है लेंथ 1 के इक्वल। तो डायग्राम का काम खत्म हो चुका है, इसके बाद फाइनल आंसर आने वाले हैं तो मैं इसको मिटा सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा -1 का mod 1 और ये बचेगा रूट में, तो इसको इस साइड ले लो। तो 1/a², 1/b² एंड 1/c², बोथ साइड होल स्क्वायर कर लो। तो होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और a के प्लेस पे क्वेश्चन कितना है 3x1, क्योंकि हमने ABC अपनी तरफ से लेट किया है तो उसको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा, तो वो इस जगह से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। 3 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 9 को उधर भेज दो, यह जाएगा 1/x1² प्लस 1/y1² प्लस 1/z1²। और क्वेश्चन में आप देख सकते हो इस इंफॉर्मेशन की वैल्यू k के इक्वल दिया है, so this part is k and 9, यानी कि फाइनली k is equal to 9, so this part will be the final answer, ठीक है। तो गाइस इसमें हमने प्लेन जो लेट किया था वो ये लेट किया था इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्या रीजन था? इंफॉर्मेशन में कोऑर्डिनेट एक्सेस वर्ड यूज किया है तो ज़्यादा बेटर यही होगा। लेकिन अगर आप जनरल फॉर्म लेट करते हो तो वहाँ से भी आंसर आएगा, बट वो जनरल फॉर्म से फिर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि PQR के कोऑर्डिनेट लिख सको, ठीक है, नोट कर लो। तो चलिए बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, ठीक है। आपको 2 प्लेन दिया जाएगा, उसके बीच में एंगल का फॉर्मूला पूछता है कई बार सवाल और बड़ा पॉपुलर है और यूज़ काफ़ी बार मेंस में आया हुआ है, एडवांस में तो बीच बीच में यूज़ भी होता रहता है। जैसे हम लोगों ने 3D में लाइन के केस में 2 लाइन के बीच का एंगल फॉर्मूला सीखा था, उसी तरह से 2 प्लेन के बीच में सीख रहे हैं। कुछ समय के बाद, आई थिंक कुछ लेक्चर के बाद, हम लोग लाइन और प्लेन के बीच में भी एंगल फॉर्मूला सीखेंगे। तो पहले समझते हैं कि एंगल के बीच में 2 प्लेन के बीच में क्या एंगल बनता है वो सीखते हैं। सपोज दैट दिस इज द 2 प्लेन्स, ठीक है। अब इनके बीच में एंगल का मतलब ये होगा कुछ इस तरह से कि सपोज दैट ये 2 प्लेन है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये अगर आप सामने से देखो तो यहाँ पे ये कुछ एंगल बन रहा है, ये वाला पार्ट, दिस, आई होप दिख रहा होगा। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से लेकर इस प्लेन तक, तो यही कहलाता है एंगल बिटवीन 2 प्लेन, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, कुछ भी नहीं चेंज करना है। मतलब क्या कि आपको दोनों प्लेन के DRS देख लेने हैं। तो पहला प्लेन का DRS आपको पता है A1 B1 C1, दूसरे का A2 B2 C2। तो सीधे सीधे फॉर्मूला आपको cos थीटा लगा देना है,
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 एंड होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यानी कि DRS के रेशियो का होल स्क्वायर इनटू सेकेंड DRS के रेशियो का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका सम हो गया। तो अगर मैं डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह का सिचुएशन है कि ये रहा प्लेन नंबर 1, ठीक, और ये रहा प्लेन नंबर 2, ठीक, दिस पार्ट इज प्लेन 2 और ये वाला प्लेन है 1। तो ये प्लेन 1 ब्लैक वाला और ब्लू वाला के जो बीच का जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल कैसे निकालेंगे वही हम चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल बीच का जो फॉर्मूला होगा कॉस थीटा, वो फॉर्मूला ही होता है। तो एंगल लगाने से पहले फॉर्मूले में आपको दोनों प्लेन के DRS अलग से लिख लेना है। जैसे पहले का DRS है A1 B1 C1, A2 B2 C2, सिर्फ DRS ही यूज होता है और कोई भी टर्म एक्स्ट्रा यूज नहीं होता है। ठीक है, अब स्पेशल केस आता है कि अगर ये 90 डिग्री है, प्लेन 1 एंड प्लेन 2 अगर परपेंडिकुलर है, दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब हम क्या करेंगे? तो अंडरस्टूड है, cos 90 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 होगा तो इधर का सारा फैक्टर उधर भेज दो तो 0। तो कंडीशन बन जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ठीक, और जब ये प्लेन पैरेलल होंगे, जब प्लेन पैरेलल होंगे तो हमने कहा था लाइन में भी और यहाँ बोल रहा हूँ, पैरेलल के लिए कॉस के फॉर्मूले पास नहीं जाना चाहिए, उसके लिए साइन है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे थीटा 0 करोगे तो कॉस 0 को 1 होगा, तो इतना बड़ा सा रिजल्ट कौन याद करे? ठीक है, ये हमारे काम का नहीं होता है। तो इसीलिए पैरेलल के लिए हम बार बार बोलते हैं साइन के पास जाना चाहिए। तो वहाँ पे जब रखेंगे तो ये सेम फॉर्मूला यार जो लाइन में पढ़ाया गया था, मतलब कि इनके DRS के जो रेशियो होंगे, पहले वाले का और सेकेंड वाले का, ये रेशियो हमेशा इक्वल होंगे, तब हम कह देंगे कि ये लाइन्स जो है वो सॉरी ये जो प्लेन्स हैं वो ऑलवेज पैरेलल होगा। ठीक है, अगर DRS के रेशियो इक्वल है तो। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने दो प्लेन के बीच में एंगल का फॉर्मूला सीख लिया गया है। ये है डायरेक्ट फॉर्मूला किसी भी सवाल के लिए, और ये है उसके स्पेशल केसेस जब 90 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है ताकि ये समझ लो कि एंगल कैसे यूज होता है। तो ये है दो प्लेन, फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन, और इसके बीच में हमने एंगल पूछा है। जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी देखा कॉस थीटा लगता है, तो उसमें सिर्फ DRS यूज होते हैं प्लेन्स के। ठीक है, तो प्लेन 1 की क्वेश्चन ये है, तो बताओ मैं पूछूं कि DRS कितना हो जाएगा? DRS ऑफ प्लेन 1 ये हो जाएगा 1 - 2 एंड 1। इसके DRS क्या होंगे? 2 3 - 1, 2 3 - 1। DRS मिल चुके। अब हम लोग यूज करेंगे कॉस थीटा। ठीक, तो क्या था? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये हो जाएगा 1 × 2 प्लस -2 × 3 प्लस 1 × -1 एंड डिवाइड में क्या आता है? पहले प्लेन के DRS के स्क्वायर का सम, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एंड सेकेंड रूट में आता है सेकेंड DRS के लाइन के स्क्वायर, मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू दिस पार्ट इज -6 - 1 -7 -7 प्लस 2 -5, और ये हो जाएगा आपका 4 + 2 √6 and this part is 9 + 4 13 + 1 14। ठीक है, तो अगर मैं पूरे अच्छे से बात करूं, ये कितना आ जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू -5 अपॉन रूट का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अच्छा रहेगा। तो या फिर अच्छे से लिख सकते हो क्योंकि 2 बाहर आ रहा है सब में से,
यहाँ से 3 बच जाएगा, यहाँ 7, ये √21 आ जाएगा। कर लो सॉल्व करके, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे कि थीटा कितना है, क्योंकि हमने तो एंगल पूछा है। ये हो जाएगा cos इनवर्स -5/2 स्क्वायर रूट 21। बच्चों यहाँ पे जो cos थीटा की वैल्यू आया है वो निगेटिव आया है। cos थीटा निगेटिव से क्या कंफर्म होता है कि वो ऑब्ट्यूस एंगल आया होगा, ठीक है। बाई चांस इस सवाल में स्टार्टिंग में अगर आपसे एक्यूट पूछा जाता, cos थीटा हमेशा लगाना है कि अगर cos थीटा निगेटिव आ गया तो वहां से जो भी थीटा आएगा वो ऑब्ट्यूस आएगा। लेकिन अगर एक्यूट पूछता है इस सवाल में तो थीटा तो एक्यूट नहीं आएगा, तो एक्यूट के लिए फिर आपको पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये ऑब्ट्यूस है तो ऑब्ट्यूस सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई में से तो एक्यूट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आपके पूछे जाते हैं। बट हम पहले से नहीं श्योर हैं कि थीटा जो यहाँ से आएगा 100% एक्यूट ही आएगा, वो कुछ भी आ सकता है, वो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर निगेटिव आ गया तो पक्का वो ऑब्ट्यूस वाला है, तो अगर एक्यूट पूछता है तो पाई में से घटा देंगे। मान लो cos थीटा का पॉजिटिव आता है तो कंफर्म है थीटा एक्यूट आएगा, तो ऑब्ट्यूस के लिए पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो वो सब कुछ पाई में से क्या घटाने से एक्यूट ऑब्ट्यूस आएगा, इट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ cos थीटा। इफ यू पॉजिटिव देन पाई माइनस थीटा इज ऑलवेज ऑब्ट्यूस, अगर नेगेटिव आ गया तो पाई माइनस थीटा इज ऑलवेज एक्यूट, ठीक है। नोट कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, ठीक है। एक एक पॉइंट समझते हैं। इसमें कहा गया कि आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन चाहिए जिसकी 3 खास बात है। पहली खास बात ये है कि वो एक पॉइंट से पास होता है, तो पॉइंट से पास होने वाला पहला इक्वेशन बन जाएगा। दूसरी खास बात, परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग 2 प्लेन। दूसरी खास बात है कि प्लेन 1 के भी परपेंडिकुलर है, और तीसरी खास बात क्या है कि प्लेन नंबर 2 के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और पास होता है 2 - 3 4 से। तो आपको ये सब कुछ पढ़ा दिया गया है कि एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन की इक्वेशन लेट करने का तरीका। तो लेट प्लेन वो हो जाएगा, हम नंबरिंग कर देते हैं। लेट प्लेन 3 a टाइम्स x - 2, पॉइंट है 2 - 3, b हो जाएगा y + 2 एंड c हो जाएगा मतलब z कोऑर्डिनेट z - 4 = 0, ठीक है। ये लेट करने का तरीका हमने पढ़ाया था प्लेन में, पढ़ाया क्या था, इसी लेक्चर में पढ़ रहे हैं हम लोग। अब कहा गया है कि प्लेन का पास करने वाला, हमने तो इक्वेशन तो लिख लिया, ये 3 है, ठीक है। प्लेन का पास करने वाला इक्वेशन तो हमने लिख लिया। अब कहा गया है क्वेश्चंस में नाउ कि प्लेन 3 मतलब जिस प्लेन की इक्वेशन आप फाइंड करने जा रहे हैं वो परपेंडिकुलर है प्लेन नंबर 1 के, ये इनका कहना है। प्लेन 3 आप फाइंड करने जा रहे हो वो प्लेन 1 के परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन लिखा है, तो अंडरस्टूड है। अब बताओ इसके डीआरएस क्या है। अंडरस्टूड है बट फिर भी लिख लो, सही रहेगा। 1 - 2 एंड 3, और इस प्लेन के डीआरएस क्या है 2 1 - 1, 2 1 - 1, ठीक है। तो इसके डीआरएस आपको पता ही है ABC है, तो प्लेन 3 ये है डीआरएस ABC, और प्लेन 1 के डीआरएस 1 - 2। तो परपेंडिकुलर के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगा, a × 1 + b × -2 + c × इसके हैं 3 = 0। ये लोकेशन के हिसाब से a - 2b + 3c = 0। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 बोल देना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, फिर से कहा गया है कि जिस इक्वेशन की आप बात कर रहे हो प्लेन का, वो आप परपेंडिकुलर है सेकेंड वाले प्लेन के साथ। तो वही बात है कि a × इसका डीआरएस है 2 + b × इसके डीआरएस 1 एंड c × इसके डीआरएस है -1 = 0। आफ्टर कैलकुलेशन 2a + b - c = 0, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 3। अब बात करते हैं कि इस प्लेन की इक्वेशन अगर हमें एग्जैक्ट चाहिए तो बस ABC किसी तरह से पता होना चाहिए। ABC आ जाएगा, हमारा काम बन जाएगा।
अब उस ABC के लिए आपको सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंड थर्ड का सॉल्यूशन हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने का तरीका बताया। आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में कहीं पढ़ाया था। हमने कहा था कि इस तरह क्वेश्चन जब हम प्लेन पढ़ेंगे वहाँ पे यूज़ होगा, जिसका हमने नाम दिया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये उस मेथड से आपका ABC बड़ी आसानी से आ जाएगा। हालांकि इस सवाल को हम लोग दो मेथड से करेंगे। एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि इस मेथड सभी लोग खुश हो जाएंगे, और एक है सेकेंड मेथड, उसमें भी अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं कि पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ABC कैसे फाइंड करें। नोट कर लो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सेकेंड एंड थर्ड की इक्वेशंस को सॉल्व करने का हमने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसका तरीका बताया था, इसमें वेरिएबल है 3 तरह के ABC, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इस तरह से पहले अरेंज कर लो। ये फैक्टर नहीं काम कर रहा है कि यहाँ पे माइनस लिखा है इसलिए माइनस है, नहीं, इधर बिना देखे आप A माइनस बी सी लिख लो। उसी सीक्वेंस में माइनस लगाना जिस सीक्वेंस में यहाँ लिखा हो, जैसे A के बाद B है, B के बाद C है, तो आपको A माइनस बी सी लिखना है। ठीक है, और दोनों में जो ऑर्डर हो, A के नीचे A, B के नीचे B, C के नीचे C होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके नीचे का। तो जब हमने बताया था एक टर्म के नीचे लिखो, तो एक टर्म्स को छुपा लो और फिर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करो कोफिशिएंट का सिर्फ। तो -2 इंटू -1, -1 इंटू -2, फॉर्मूले में हमेशा माइनस आता है, फिर इस तरह से होगा 1 इंटू 3 माइनस बी। तो देखो B के नीचे लिख रहे हैं तो B के टर्म को छुपा लो। तो A का कोएफिशिएंट 1 है, C का यहाँ पे 1 है, सॉरी -1 है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह जाएगा माइनस टाइम्स 2 इंटू 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C के नीचे क्या लिखे भाई, दिस 1/1, फिर आ जाएगा 2 इंटू -2। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 -3 बोले तो -1, एंड दिस पार्ट इज -1 एंड -6 बोले तो माइनस का 7 इज इक्वल टू C अपॉन माइनस प्लस 2 टू जा 4 प्लस 1 5। थोड़ा सा अगर अच्छे से लिख लें इसको तो A अपॉन -1, B माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो 7 बचेगा, एंड C अपॉन 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे DRS के रेशियो मिल चुके हैं हमें -175, यानी ABC का जो DRS है -175 है। तो इस -175 को बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नाउ DRS ऑफ ABC, तो वो आया आपका -1, 7 एंड 5। तो इन तीनों पॉइंट्स को, पॉइंट नहीं मतलब जो डायरेक्शन रेशियोज आए हैं, इसको आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है फर्स्ट इक्वेशन में, यानी कि पुट इन फर्स्ट, क्योंकि हमें प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो एक जगह पे है -1 प्लस B की जगह पे है 7 एंड C की प्लेस पे है 5। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका -x प्लस 2 प्लस 7y प्लस 21 and 5z minus 20 is equal to 0. So finally is -x 7y plus 5z 21 minus 20, ये हो जाएगा 1 and 1 plus 2 3। तो ये रहा प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, तो ये मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने ABC निकाला है। अब जिन बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई चांस नहीं आता है, तो इस तरह क्वेश्चंस हमें आने वाले कुछ सवालों में देखने को मिलेगा, थ्योरी में भी, क्वेश्चंस में भी, कहीं भी, कि जो अब बताने जा रहे हैं इस मेथड से सारे बच्चे लगा लेते हैं, जो अब बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये मेथड भी आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेकेंड मेथड क्या है। तो सेकेंड मेथड कहाँ से वर्क हो रहा है, सिर्फ उस जगह से तीनों इक्वेशन बनने के बाद। आइए देखते हैं क्या है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड मेथड की। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड है सेकेंड। अब हम सेकेंड मेथड सॉल्व करते हैं। ABC ABC ABC, ये आपके पास तीन इक्वेशन है। A का डिग्री 1 है, B का डिग्री 1 है, C का डिग्री 1 है, यानी कि हर डिग्री के टर्म, सॉरी हर टर्म्स के जो डिग्री है वो सेम आ रहा है।
तो याद करो, इसे हम कह सकते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री। ये होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ 1 डिग्री का। तो याद करो 1 डिग्री इन वेरिएबल, किस टर्म में ये होमोजीनियस है? इन वेरिएबल ए बी सी। भाई ए बी सी के टर्म सेम है ना, और मुझे ए बी सी गायब करना है क्योंकि लेट किया गया क्वांटिटी, डीआरएस लेट किया गया था। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, आपको हमेशा एक यूज करना होगा कॉन्सेप्ट डेल्टा। ये डिटर्मिनेंट में पढ़ाया गया है। तो याद करो डेल्टा की वैल्यू 0 होता है फॉर होमोजीनियस, ठीक है। फॉर होमोजीनियस अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए होता है तो डेल्टा को 0, और मुझे नॉन ट्रिवियल मतलब सोल्यूशन चाहिए। तो डेल्टा कैसे लिखते थे याद है? डेल्टा होता था उस वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को लिखना। यहाँ पे वेरिएबल जो होमोजीनियस है वो ए बी सी में, यहाँ पे ए का कोफिशिएंट कितना है x-2, बी का कितना है y+3 और सी का कितना है z-4। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या है 1 -2 एंड 3, इसमें है 2 1 -1। तो बच्चों जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, सो आफ्टर एक्सपेंडिंग वो आपका ये वाला इक्वेशन बन जाएगा जो अभी हमने सॉल्व करके दिखाया था। ये आपको स्वयं करके देखना होगा क्योंकि एक्सपेंशन आपको आता है अच्छे से। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे 100% यही रिजल्ट आएगा। आप एक्सपेंड करके कॉपी में देख सकते हो, ठीक है। मैंने पहले से श्योर कर लिया हूँ तभी एक बात कह रहा हूँ। अगर कहीं गलती करते हो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन वीक है, तभी ये नहीं आ रहा है, और ये आएगा 100%। तो इस तरह कॉन्सेप्ट के सवाल में हम लोग आज के बाद कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगाएंगे नहीं। अगर इस तरह से 3 इक्वेशन दिखेगा तो हम सिर्फ ए बी सी को एलिमिनेट करेंगे फॉर होमोजेनियस। तो उसके लिए आपको डेल्टा इक्वल टू 0 यूज करना पड़ेगा। फॉर नॉन ट्रिवियल के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेल्टा इक्वल टू 0 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। और ये सबको कंफर्टेबल भी लगता है। तो आपको दोनों मैंने मेथड बता दिया है, आपकी इच्छा है चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या इस मेथड से, ठीक है, नोट कर लो। अब हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं। एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना जब वो प्लेन 3 पॉइंट से पास हो, ठीक है। तो वही लिखा गया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कहाँ पे है? किसी प्लेन में। मतलब पहला पॉइंट मान लो यहाँ है, सेकेंड सपोज दैट यहाँ पे है, थर्ड पॉइंट सपोज दैट यहाँ पे, ओके, प्लेन पे। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? सबसे बेस्ट टेक्निक है डिटर्मिनेंट। कैसे लिखें? आप इसमें से किसी एक को फिक्स कर लो, तुम्हारी इच्छा है, चाहे पहला दूसरा तीसरा, किसी की भी आप किसी एक को फिक्स कर लो आप, ठीक है। तो किसी एक को फिक्स करके इक्वेशन कैसे लिखते हैं? x - x1, y - y1 एंड z - z1। मैंने पहले वो फिक्स कर लिया। अब देखो अगला स्टेप लिखने का तरीका है। फिर सेकेंड पॉइंट को इस ऊपर वाले टर्म में रख दो। तो रखने का मतलब x की जगह पे रखना। ये हो जाएगा x2 - x1, ये हो जाएगा y2 - y1, ये हो जाएगा z2 - z1। एंड लास्ट थिंग्स x3 - x1, y3 - y1 एंड z3 - z1। तो अंडरस्टूड है। x2 - x1 एक तो नंबर आ जाएगा 2 3 3 टाइप का 1 7 9 समथिंग। तो जब ये नंबर आ जाएगा तो x y z एक लीनियर रिलेशन में आफ्टर एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट यू लुक वेरी वेल इन द फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है। बात करते हैं इसकी प्रूविंग की। क्या रीजन है कि इसका फॉर्मूला यही बना? प्रूविंग से आप ज़्यादा सेटिस्फाई रहोगे। अगर आप डायरेक्ट नहीं रट पाते हो तो प्रूविंग से हम काम चला सकते हैं। देखो कैसे। इसमें से आप किसी भी एक पॉइंट को फिक्स करके प्लेन लेट कर लो। तो लेट प्लेन पास थ्रू पॉइंट कैपिटल A, coordinate having x1 y1 comma z1. So what? A times x minus x1 plus B times y minus y1 C times z minus z1 is equal to 0. ओके, ठीक है। अब क्या करें? तो एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन तो लेट कर लिया। अब क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन खुद कहा गया है कि तीनों पॉइंट से पास होता है,
इसका मतलब ये प्लेन की जो इक्वेशन बनेगा वो सेकेंड से भी पास होगा, थर्ड से भी पास होगा। तो इसको अगर पास कराया जाए पॉइंट बी से, बी बोले तो x2 कामा y2, अब बताओ पास करने मतलब क्या होगा भाई, x के प्लेस पे x कोऑर्डिनेट एंड y प्लेस पे y कोऑर्डिनेट एंड सो ऑन। पास अब लास्ट पॉइंट बचा है आपका c, x3 कामा y3 कामा z3, यहाँ से हो जाएगा a टाइम्स पास करा दो तो x की जगह पे x3। तो ये फिर से वही कॉन्सेप्ट है जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सेकेंड मेथड से सॉल्व करना बताया, ठीक है। अब बताओ ए बी सी में ये होमोजीनियस है क्योंकि डिग्री सबके सेम है, तो बस डेल्टा इक्वल टू 0 कर देना। और डेल्टा कैसे होता है, ए बी सी के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में, बी के कोफिशिएंट को सेकेंड कॉलम में एंड सी के कोफिशिएंट को थर्ड कॉलम में। तो आप देख सकते हो यही आया गया है, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज द प्रूविंग। बट अगर आप चाहते हो डायरेक्ट लिखना तो डायरेक्ट प्रैक्टिस करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है कि इनमें से किसी एक को फिक्स कर लेना, उसमें x माइनस x1 y माइनस वन जेड जेड देना, फिर सेकेंड पॉइंट को सेटिस्फाई कराना इसी वाले ऊपर वाले में, फिर उसी ऊपर वाले में थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई कराना। तो ये याद करने का तरीका है, ठीक है, नोट कर लो। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट आप बात करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन पे जो कि फॉर्मूला बेस है। फाइंड द डीआरएस ऑफ प्लेन। आपको प्लेन की क्वेश्चन के बजाय डीआरएस पूछा है, सबको पता है जब तक प्लेन की इक्वेशन आएगी नहीं तब तक डीआरएस पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन में ही तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को ही डीआरएस बोला जाता है। और कितने पॉइंट से पास होता है, 3 पॉइंट से, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो एक रैंडम डायग्राम की बात करें तो इस तरह बना सकते हैं, ये है प्लेन और इस पे 3 पॉइंट है ए बी सी नाम का, किसी भी शेप में हो सकता है, कहीं भी लोकेशन हो सकता है। तो ए के कोऑर्डिनेट है 1 2 -1, बी के कोऑर्डिनेट है 0 2 1, नाम तो दिया नहीं है कुछ भी बोल देता हूँ। सी कोऑर्डिनेट है 3 -1 2, ठीक है। तो ये प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास होता है। तो अब क्या करें भाई, अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिखना है प्लेन की। तो मैंने लिखने का क्या तरीका बताया था, यूज करते हैं। किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लो, मैंने माना ए को फिक्स कर लेता हूँ, तो हो जाएगा x माइनस 1 y माइनस 2 एंड z प्लस 1, माइनस माइनस प्लस बना देगा। अब बारी बारी से सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इस पे लाई करा दो। सेकंड पॉइंट लाई कराएंगे तो x के प्लेस पे हो जाएगा 0, y के प्लेस पे हो जाएगा 2, z के प्लेस पे हो जाएगा 1। थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे, ये आ जाएगा 3 -1 -1 -2 एंड z इज 2 + 1, ठीक है, बस हो गया खत्म। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1, मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देता हूँ r1 के अलॉन्ग। तो x माइनस 1 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -6, लेकिन फॉर्मूले में माइनस पहले से होता है तो वो प्लस बना देगा, फिलहाल पूरा लिख देता हूँ। फिर ये बंद ये बंद, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4 प्लस z + 1 के हिसाब से हो जाएगा -3 एंड -0। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स x माइनस 1 -3 -4 -7 +7 टाइम्स y माइनस 2 एंड 3 टाइम्स z + 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6x -6 + 7y -14 + 3z + 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो x y z के टर्म्स बनेंगे वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6x + 7y + 3z एंड -6 एंड -14 -20 + 3 -70। तो ये रहा स्टूडेंट प्लेन की इक्वेशन, ठीक। अब बात करते हैं इसके डीआरएस की। हालांकि हमसे डीआरएस ही पूछा गया है, तो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होंगे वही अपना डीआरएस होगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो प्लेन की इक्वेशन नहीं पूछा था, हमें डीआरएस पूछा गया है, तो ये हो गया डीआरएस ऑफ प्लेन, ठीक है। 6 7 3। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के लेक्चर का। तो लास्ट क्वेश्चन ये है, कई बार आपसे 4 पॉइंट देकर ये पूछ लेता है कि 4 पॉइंट देकर बताओ कि क्या ये कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर का मतलब होता है कि वो एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है।
तो जैसे मैं इसी सवाल में आगे बढ़ाना चाहूँगा, तो मैं एक्चुअली लिख के दिखाता हूँ क्या क्या आपसे पूछेगा, ठीक है। पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ कहा गया फाइंड आउट वेदर द पॉइंट, अब कुछ पॉइंट दिए गए हैं और एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया। बस आपको बताना कि जो 4 पॉइंट से क्या कोप्लेनर है या नहीं है। तो यहाँ कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन पे लाई करें, सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन पे लाई करें, तो उस तरह के पॉइंट को कोप्लेनर कहते हैं। अगर एक भी पॉइंट नहीं लाई किया तो उस तरह के पॉइंट्स को कहा जाता है नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स, ठीक है। तो एक रूल है कि 3 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होते हैं। अब इस बात का वेरिफिकेशन आप पिछले एग्जाम्पल से देख सकते हो। 3 पॉइंट प्लेन में था तभी तो प्लेन की इक्वेशन बना, यानी 3 पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन ए प्लेन, 2 पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन ए प्लेन, 1 पॉइंट ऑलवेज लाई ए पॉइंट, यानी प्लेन। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हुए, इट्स नॉट गारंटेड विदाउट एनी इंफॉर्मेशन कि आप उसको गारंटी दे सकते हो कि ये प्लेनर है या नहीं है, मतलब कोप्लेनर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये पहले से कोई गारंटी नहीं होगा, ठीक है। तो अब कैसे कंफर्म करें कि अगर 4 पॉइंट दिया है तो वो प्लेनर है यानी कोप्लेनर है या नहीं। तो उसके लिए क्या तरीका है अब वो हम बताने जा रहे हैं। इस तरह के सवालों में आप हमेशा किसी 3 पॉइंट को लेट कर प्लेन की इक्वेशन बना लो, ये आपकी इच्छा है, कोई भी 3 ले सकते हो। मैंने जानबूझकर शुरुआत के जो 3 पॉइंट लिए गए हैं ये पिछला क्वेश्चन वाला लिया गया है ताकि हमारा टाइम बचे। अब देखो यार, पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है ना, तो आपको प्लेन की इक्वेशन तो डिटर्मिनेंट्स लगाना ही पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने अभी निकाला था, पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 -1, 0 2 1 एंड 3 -1 2, ठीक है। तो इससे पास होने वाला जो प्लेन की इक्वेशन हमने अभी फाइंड किया था बच्चों डिटर्मिनेंट मेथड से, वो मैंने अभी तक लिखा हुआ है। उसका आंसर जो आया था 6 एंड 7y + 3z -17 इज इक्वल टू 0। बट आप एग्जाम में किसी भी 3 को ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप शुरुआत के 3 लो, एनी 3, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब चेक करेंगे जो रिमेनिंग पॉइंट्स होगा। तो रिमेनिंग पॉइंट मतलब क्या, ये आपने जो प्लेन की इक्वेशन यूज किया है वो कौन से पॉइंट्स को यूज किया है, वो है शुरुआत के 3 पॉइंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कौन सा पेंडिंग है, 0 1 -3। तो अगर ये चौथा पॉइंट इस प्लेन को लाई कर गया, मतलब इसको चेक करते समय लेफ्ट इक्वल टू राइट मिला, तो हम ये श्योर हो जाएंगे कि प्लेन में ये भी है, तो बोलेंगे कोप्लेनर है। अगर ये लेफ्ट इक्वल टू राइट नहीं हुआ सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो हम बोलेंगे नॉन कोप्लेनर। तो आइए बच्चों चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 × 0, 7 × 1, 3 × -3 एंड -70 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 7 -9 -17। जैसा कि आप देख सकते हो ये लेफ्ट इक्वल टू आई होप राइट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या देंगे, आंसर इज given 4 points are non coplanar, ठीक है। ये प्रूफ हो गया कि जो 4 पॉइंट आपको दिए गए थे वास्तव में चारों पॉइंट कोप्लेनर नहीं है। इनमें से कोई अगर एक 3 प्लेन में होगा तो चौथा कहीं ना कहीं प्लेन के बाहर होगा, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो ये सवाल का आंसर हो चुका है। कई बार क्या होता है सवाल में आपसे उल्टा भी पूछ लेता है ये कि इनमें से किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में कुछ लैम्डा लिख देगा और वो खुद कहेगा ये मेरा वेरिएशन है, कुछ एज ए क्वेश्चन चाहो तो आप कॉपी में लिख सकते हो, कुछ इस तरह के, मान लो इस तरह लिखा है, मतलब आपसे खुद कह रहा है कि गिवन द पॉइंट, यहाँ पे गिवन द पॉइंट बोल दे, गिवन द पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट है ये कोप्लेनर है, वो खुद बोल रहा है फाइंड लैम्डा तरीका से
कि अगर ये कोप्लेनर चारों पॉइंट प्लेन में लाई करेगा फिर तो 3 पॉइंट को लेट करके इक्वेशन बना लेंगे और चौथे पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे। यहाँ पे लैम्डा कहीं ना कहीं फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा सवाल बनता है तो आपको बस यहाँ पे 0 1 लैम्डा लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख के आपको दिखाई देता हूँ किस तरह से निकाला जाएगा। तो ये पिछले सवाल का आंसर हो चुका है, ये एक वेरिएशन के तौर पे एक नया सवाल करा रहे हैं, तो इसको पास करा दो भाई। 6 × 0 7 × 1 3 × लैम्डा -17 = 0। ये एक एज ए न्यू क्वेश्चन की तरह देखना है इसको। तो ये हो जाएगा 7 3 लैम्डा -17, सॉल्व करने के बाद बच्चों आ जाएगा 10/3। और अगर आपको एग्जाम में कोप्लेनर बोलेगा तो चारों पॉइंट लाइक करेगा। चेक करने के लिए कहा जाए कि कोप्लेनर है या नहीं है, तो 3 पॉइंट का यूज करके प्लेन की इक्वेशन बना लेना है। चौथा अगर सेटिस्फाई कर गया तो प्लेन में है यानी कि कोप्लेनर है, नहीं किया तो नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम लोग आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन से स्टार्ट करेंगे। फैमिली ऑफ प्लेन्स जैसे स्ट्रेट लाइन में फैमिली ऑफ लाइन्स होता है, इसी तरह का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।